आपने चौधरी महाराज सिंह भारती को देखा तो कैसे महसूस किया? कि जिस तरीके से गांधी कभी अपने परिवार के लिए नहीं थे, इसी तरीके से चौधरी महाराज सिंह भारती भी उसी तरह के एक राजनेता हैं। बोले मेरी लड़की कोई वस्तु नहीं है जो मैं इसका दान करूं। कन्या दान तो बिल्कुल नहीं करूं। पाखंड को नकारना, अंधविश्वास को नकारना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना। भारती कैसे लगाया उन्होंने अपने नाम का? उन्होंने तो हाँ, कभी सम्मान नहीं लगाया। ये थोड़ा ये किस्सा बताइए। जो इंसानी जाति है ये तो होमियो सैपियन है। 13 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए अकेले। आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए जी 67 तक एमपी रहे जनरल शाहनवाज। 67 में चौधरी महाराज सिंह भारती ने जनरल शाहनवाज को चुनाव हरा दिया। हमने रिजल्ट देखा, लेकिन इसकी पटकथा बहुत लंबी है। 57 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया ने उनसे कहा कि भारती तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। वही वो चुनाव है जिसमें पहली बार मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया। इस बात के लिए मुलायम सिंह यादव ताउम्र उनके बहुत आभारी रहे, बड़ा सम्मान उनको देते थे। किसी की तेहरामी में जाने को वो राजनीति समझ बैठे। राजनीति ये नहीं है। राजनीति वो थी जो चौधरी महाराज सिंह भारती जैसे लोग करते थे। उस जमाने के बहुत सारे नेता ऐसे राजनीति को सिर्फ आर्थिक नफे नुकसान से जोड़ दिया। सामाजिक सरोकार अब राजनेताओं की कोई हिस्सेदारी नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार संकट में आ गई, अल्पमत लोग उस वक्त कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके। इंदिरा गांधी जी का सीधा ऑफर था कि भाई आप जो मिनिस्ट्री चाहें या जिस तरीके पोर्टफोलियो पे आप चाहें आप। तो वो महाराज सिंह भारती थे जिन्होंने मना करा। दोस्तों नमस्कार। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, मेरठ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 1 नवंबर को एक ऐसे नेता ने जन्म लिया था मेरठ की धरती पर जिसने जीवन भर पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, तर्क के साथ, वैज्ञानिकता के साथ किसानों के हक में, गरीबों के हक में, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के हक में राजनीति की। और उसी शख्स ने पहली बार मेरठ लोकसभा सीट पर कांग्रेस का विजय रथ रोका। उस महान नेता का नाम है चौधरी महाराज सिंह भारती। भारती साहब अब इस दुनिया में नहीं है। 1995 में वो इस दुनिया से चले गए और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके जन्मदिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि चौधरी महाराज सिंह भारती मेरठ के अरनावली गांव से निकले, देश भर में घूमे, दुनिया के 16 देशों की यात्राएं उन्होंने की। उस वक्त में लगातार किताबें लिखी और समाज को अज्ञान के अंधकार से निकाल करके प्रगतिशीलता की तरफ, तरक्की की तरफ, विज्ञान की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की। आज हमारे साथ उनके पोते मनीष भारती मौजूद हैं और मनीष जी से बात करने का मकसद ये है आज के दिन कि मनीष जी ने उनको गहराई से पढ़ा है, उनकी किताबों को, उन्हें देखा है, करीब से महसूस किया लोगों के बीच उनके काम को। चौधरी महाराज सिंह भारती वंशवाद के पैरोकार नहीं थे, जातिवाद के खिलाफ थे। उनके बेटे चौधरी विनोद भारती, उन्होंने पूरे जीवन भर खेती की। वो कभी राजनीति में नहीं आए क्योंकि चौधरी महाराज सिंह भारती ने उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जो आमतौर पर आज के नेता अपनी पीढ़ियों को देते हैं। और चौधरी विनोद भारती ने राजनीति में कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया। वो एक प्रगतिशील किसान की तरह जीवन जीते रहे। वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मनीष भारती अलग किस्म के नौजवान हैं। मैं नौजवान ही कहूँगा आपको। और अलग किस्म के इस नाते हैं कि किसान आंदोलन में आपकी भूमिका रही, वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, प्रगतिशील खेती करते हैं, डेयरी फार्मिंग भी आपने की और पूरे इलाके में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मनीष भारती जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई। मैं चाहता हूं कि आप बचपन की कुछ बातें बताएं अपने। जब आपने चौधरी महाराज सिंह भारती को देखा तो कैसे महसूस किया उन्हें? उस वक्त की क्या स्मृतियां आपके जहन में हैं? बाबा जी, जब मेरी पैदाइश हुई तो एक बात सुन के मैं बड़ा हुआ और बड़ी मजाक में कहा करते थे
कि मनीष जब पैदा हुआ तो लोकसभा में लड्डू बटे। मेरा जन्म 9 नवंबर का है, उस वक्त शायद विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा था। तो जब पता लगा कि भाई भारती जी के घर पोता हुआ, तो जैसा होता है, तो वो कहते थे इसके तो पैदा होने पे पार्लियामेंट में लड्डू बटे थे। और उसके बाद बाबा जी धीरे धीरे जो अर्जक संघ उन्होंने 1968 में रामस्वरूप वर्मा के साथ इस्टेब्लिश किया, सह संस्थापक एक तरीके से वो रहे। हाँ, रामस्वरूप वर्मा जी कानपुर से रामस्वरूप थे। वर्मा जी कानपुर से थे, और उनकी दोस्ती हुई थी जब वो एमएलसी थे 1958 में। 57 में रामस्वरूप वर्मा जी एमएलए हुए और 58 में बाबा जी एमएलसी हुए, और इनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी उस ज़माने में। ये दोनों लोग जाने जाते थे सरकार की टांग खींचने के लिए और किसानी और खेती किसानी के मुद्दों को बात करने के लिए। तो उनका जीवन पारिवारिक रूप से कभी बहुत उस तरह का नहीं रहा जैसा कि आम तौर पे राजनीतिक लोगों का होता है। मैंने अभी कहीं कहा एक बातचीत के दौरान कि मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरीके से गांधी कभी अपने परिवार के लिए नहीं थे, वो उनके पूरा उम्र उनकी पूरी जिंदगी देश के लिए थी, समाज के लिए थी, लेकिन परिवार को टाइम नहीं दिया उन्होंने। गौतम बुद्ध ने भी कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। इसी तरीके से चौधरी महाराज सिंह भारती भी उसी तरह के एक राजनेता हैं, और मैं उन्हें बाबा कम एक ऐसी पॉलिटिकल फिगर जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि उनके जीवन का अगर कुछ अंश भी मैंने जी लिया और समाज को उस तरीके से दे पाया जैसे उन्होंने दिया, तो मुझे लगेगा कि मुझे खुशी होगी उस बात में। तो वो परिवार के लिए उन्होंने कभी उस तरह से समय नहीं दिया। जैसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं। डैडी की शादी जब हुई तो बाबा जी एमपी थे उस वक्त, तो बारात 5 आदमियों की गई, और उस बारात में वो खुद भी शामिल नहीं थे। तो बोले जब फेरे हो रहे होंगे तब तक मैं दिल्ली से आ जाऊंगा, कुछ काम है दिल्ली का, पहले मैं वो कराऊं, तू बारात लेके पहुंच। तो डैडी कहते थे कि भाई मैं और मेरे साथ 4 लोग जो है वो हम लोग गए, और जब शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, तब वो पहुंचे पिताजी हमारे तो फेरों पे। तो वो बुआ की शादी हुई दिल्ली कोठी में, जो विंडसर पैलेस पे उन्हें अलॉट की गई थी। बुआ का कन्यादान करने से मना कर दिया, बोले मेरी लड़की कोई वस्तु नहीं है जो मैं इसका दान करूं, और ये कन्यादान तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरी लड़की बराबर के हक पे जा रही है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे दान कर दिया जाए। और काफ़ी समझाने के बावजूद वो बोले कि नहीं, ये मेरा असूल है। तो फिर उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बुआ का कन्यादान किया था, वो शादी हुई। तो उनके जो विचार थे वही विचार आगे चल के अर्जक संघ में का बेस बने। बेसिकली पाखंड को नकारना, अंधविश्वास को नकारना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना। तो बाबा जी का अगर मैं जीवन यात्रा देखूं, उनकी शुरुआत से अगर बचपन से मैं बात करूं, तो जैसा आपने बताया कि 1918 1 नवंबर में उनका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और अकेली संतान थे, और हमारा पुराना ज़मींदारा परिवार रहा है और ज़मींदारी रही है उस ज़माने में। तो कोई कमी उन्हें उस तरीके से कभी आर्थिक रूप से नहीं रही उस दौर में। और आपका जो गांव है अरनावली जी, वो जिंजोखर गांव से निकल के जिंजोखर में से निकला हुआ। बेसिकली जो ये हमारा गोत्र है सांगवान, तो ये चरखी दादरी से इधर माइग्रेट किए, और हम लोग के करीबन 13-14 गांव यहाँ पे एक बेल्ट में है सांगवानों के। तो भारती कैसे लगाया उन्होंने अपने नाम के आगे? उन्होंने तो कभी सांगवान नहीं लगाया, ये थोड़ा ये किस्सा बताइए। दरअसल वो पढ़ते थे देवनागरी स्कूल में, डीएन कॉलेज जिसे हम कहते हैं, ये इंटर स्कूल हुआ करता था। जी। अभी भी है इंटर स्कूल मेरे ख्याल से। तो जब वो स्कूल टाइम में थे, तो उसी वक्त वो आज़ादी के मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। HSRA से जुड़ गए थे, और कांग्रेस के एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे पढ़ाई के साथ साथ। तो जैसे होता है स्कूल कॉलेजेस में, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, नाम रख देते हैं, उपनाम रख देते हैं। तो बच्चों ने एक तरीके से कि बोले भाई तू ही भारती है बस, और तो कोई है नहीं, तू ही करेगा देश को आज़ाद। तो इस तरीके से भारती
कह के एक उपनाम सा उन्होंने रखना शुरू किया, जिसे उन्होंने बाद में एक टाइटल के तौर पे लिया। और वो ये कहते थे कि भाई मैं, क्योंकि जो इंसानी जाति है ये तो होमियोसैपियन है, इसकी कोई और जाति नहीं हो सकती, इसकी कोई और वर्गीकरण इंसानों में नहीं हो सकता। और नाम के आधार पे मुझे जो है वो जात पात और इसमें नहीं पढ़ना, तो भारती एक तरीके का उपनाम उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसे लेटर ऑन मेरे फादर ने भी अडॉप्ट किया और आज मैं भी अडॉप्ट किया है, मेरे बच्चों ने भी अडॉप्ट किया। तो हम लोगों ने अपने नाम के आगे भारती हम लगाते हैं। वैसे अगर सामाजिक रूप से कहें तो हम सांगवान हैं, और उसी दौर से, मतलब स्कूल टाइम के से ही, बिकॉज वो काफ़ी एक जिज्ञासु बच्चे के तौर पर थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इतनी ललक थी पढ़ने की, जानने की। 13 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए अकेले। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हो, आज भी हम 13 साल के बच्चे को अकेले बॉम्बे नहीं भेज सकते कि तू मुंबई जा और घूम गया। वो निकल गए अपना कि नहीं मुझे बम्बई देख के आना है, कैसी है बम्बई। तो और अकेले लड़के थे हालांकि, पर चले गए। दादी अपनी हमारी जो परदादी थी, चंदन कौर नाम था उनका, तो माँ से अपनी से लड़के बोले नहीं मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बच्चे की ज़िद के आगे वो। और 1932 में उन्होंने एक्टिव राजनीति में एक तरीके से पार्टिसिपेशन शुरू किया। और जब गांधी जी ने कॉल दिया कि भाई कांग्रेस को विचारधारा के आधार पर टूट जाना चाहिए, तो जो सोशलिस्टों का एक क्लब था, सोशलिस्ट क्लब जो कांग्रेस के अंदर था, विद इन दी कांग्रेस पार्टी, उसमें वो थे। तो जितने ये सोशलिस्ट थे ये सब बाहर आके इन्होंने एक नई राजनीतिक दल बनाया, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उस पार्टी के जो संस्थापक मेंबर थे उनमें से एक चौधरी महाराज सिंह भारती भी थे, और लोहिया जी के बेहद करीबी रहे। जेपी और लोहिया आप सबको मालूम है किस तरीके के उनका द्वंद्व वैचारिक तौर पे रहा। मेरठ से लगातार एमपी रहे, आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए जी 67 तक एमपी रहे जनरल शाहनवाज। 67 में चौधरी महाराज सिंह भारती ने जनरल शाहनवाज को चुनाव हरा दिया जी। ये उस समय एक तरह से समझिए कि चमत्कार, एक तरह से चमत्कार ही था। हालांकि भारती जी का चमत्कार में कोई विश्वास नहीं था, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। और शायद पार्लियामेंट जाति में भी नहीं, जाति में कोई, मैं अभी कहीं किसी उसमें बोला था कि वो कभी भी उन्होंने जाति के आधार पे किसी से वोट नहीं मांगा, और कभी किसी जातिगत संगठनों में ये कैसे संभव हुआ? दरअसल मैंने जब चौधरी महाराज सिंह भारती का नाम सुना, जाना, समझा, ये शायद 2009 का इलेक्शन रहा होगा। मैं एक स्टोरी कर रहा था, हमने एक सीरीज चलाई थी हिंदुस्तान अखबार में, मुझे याद, जाने कहाँ गए वो लोग। जी जी जी। और उस सीरीज में हम ऐसे लोगों को तलाश रहे थे जो अलग अंदाज की पॉलिटिक्स करते थे, जिसमें धन बल नहीं था, बाहुबल नहीं था, जिनका पीपल कनेक्ट बड़ा स्ट्रोंग था, और जो गांव-गांव घूम के लोगों को मोबिलाइज करते थे, इकट्ठा करते थे, ग्रास रूट पॉलिटिक्स करते थे, प्रगतिशील राजनीति करते थे। ऐसे लोगों को हम तलाश रहे थे। तब मुझे कुछ पॉलिटिशियंस ने चौधरी महाराज सिंह भारती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप उन पर स्टोरी कीजिए। और जब मैंने पुराने लोगों से बात की तो पता चला कि एक पुरानी कार उनके पास थी जिसको लेकर के वो घूमते थे, उसी में लाउड स्पीकर लगा रहता था, लंबे लंबे भाषण देते थे और ऐसी बातें करते थे जो उस समय समाज उनको इजीली शायद डाइजेस्ट ना करे, और आज भी लोग उसको शायद हजम नहीं करेंगे। जिस तरह की तार्किक बातें वो करते थे, जिस तरह की विज्ञान की बातें वो करते थे, परंपराओं के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, तमाम पुराने रीति रिवाजों के बारे में जो बात करते थे। तो ये जो 67 का जो करिश्मा हुआ, ये कैसे हुआ? असल में ना डॉक्टर साहब, हमने रिजल्ट देखा, लेकिन इसकी पटकथा बहुत लंबी है। बाबा जी ने जो पहला चुनाव, जब आज़ाद भारत का चुनाव हुआ 1952, तो 1952 में वो एमएलए लड़े मोदी नगर विधानसभा से, और वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद जब पार्टी कौन सी थी? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लड़े। तब तो वो एक ही थी, बाद में वो प्रज्ञा सोशलिस्ट जेपी जी की अलग हुई और इनकी अलग हुई, और फिर वो दोबारा विलय होके जब वो एमपी बने तब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, तो दोनों का विलय हो गया था आपस में। इस बीच में एक बार बिखराव होके वो जुड़े थे फिर। तो 52 में वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लड़े और उसमें वो चुनाव हार गए। उसके बाद जब 57 का चुनाव आया
लोकसभा विधानसभा दोनों इकट्ठे होते थे उस टाइम पर, नया नया देश को आज़ादी मिली थी। 57 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया ने उनसे कहा कि भारती तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे ओरेटर हो और बातों को करना जानते हो, लोगों को मोबिलाइज करना जानते हो। तुम अगर चुनाव लड़ोगे तो एक सीट जीतेंगे, अगर चुनाव लड़ाओगे तो पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। तो उनको चुनाव का प्रभारी यूपी का बनाया गया और उनसे ये वादा किया गया कि चुनाव के बाद आपको एमएलसी के तौर पर हम विधान परिषद भेजेंगे। और वही वो चुनाव है जिसमें पहली बार मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया उन्होंने। इस बात के लिए मुलायम सिंह यादव ताउम्र उनके बहुत आभारी रहे, बड़ा सम्मान उनको देते थे। और मेरे को एक वाक़या याद है कि बागपत लोकसभा का चुनाव था और साहब सिंह चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। तो मुलायम सिंह जी ने खबर भेजी हमारे घर पर कि भाई भारती जी के परिवार से किसी से मिलना है। तो पिताजी पे सूचना आई तो पिताजी गए वहाँ पर। तो जब पिताजी वहाँ मंच पे पहुँचे मुलायम सिंह के पास, तो मुलायम सिंह ने जाते ही जब उन्हें बताया कि ये भारती जी का बेटा है, तो उन्होंने गले लगा ली और बोले भाई मैं आज जो कुछ हूँ वो भारती जी की वजह से। क्योंकि एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के कमांडर, क्या नाम था उनका, कमांडर के नाम से मशहूर थे, मोहन सिंह नहीं, अर्जुन सिंह भदौड़िया। अर्जुन सिंह भदौड़िया, उनकी वाइफ भी एमपी रहती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ एमपी थे। और वो बिल्कुल मुलायम सिंह के, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया था बल्कि मुलायम सिंह का बाबा जी से कि भाई ये टिकट तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बाबा जी ने कहा नहीं, नया लड़का है, मेहनती है और ठीक रहेगा। तो वो चुनाव 57 का उन्होंने किया और उसमें समाजवादियों ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और रामस्वरूप वर्मा भी उसमें पहली बार जब वो एमएलए बन के विधानसभा पहुँचे। 58 में जैसा कि था कि भाई उनको एमएलसी बनना है, तो वो एमएलसी बने। और उसका भी बड़ा रोचक किस्सा है। आजकल तो विप वगैरह जारी हो जाते हैं और बहुत सब चीज़ें होती हैं, वो जब उस तरह की राजनीति थी नहीं। तो बाबा जी के एमएलसी के कुछ एक वोट का चक्कर पड़ रहा था, उनको कम पड़ रही थी एमएलसी क्वालिफाई करने के लिए। और ये हो रहा था कि भाई ये नहीं जीत पाएंगे। तो कांग्रेस के एक विधायक थे, उन्होंने बाबा जी के पक्ष में वोट किया था अक्रॉस द पार्टी लाइन। तो बाद में बाबा जी ने उनसे पूछा कि भाई आपने मुझे क्यों वोट किया, आप कांग्रेस के आदमी। तो उन्होंने कहा भारती जी आपको याद नहीं, आपको याद नहीं, मैं एक बार लखनऊ जा रहा था और आप भी लखनऊ जा रहे थे और मुझे बहुत तेज बुखार था और आपने मुझे अपनी बेंच दी थी कि आप यहाँ लेट जाओ और आपकी तबीयत खराब है, और मैं तो बैठ के भी अब गप्पे मारता हुआ चला जाता। और बोले मैं अनजान आदमी के तौर पर आपने मुझे, बोले वो जो आपका व्यवहार था और जो आपने मेरे लिए उस दिन किया एक आम आदमी के तौर पर, तो बोले मैं अगर आज आपको वोट नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो वो जो उनका, क्योंकि उनका चरित्र इस तरीके का था कि वो एक निष्काम भाव जिसे हम कहते हैं। हमारे यहाँ रविंद्र भाई तबथवे में एक कॉलेज हुआ करता था और हमारे आसपास कहीं कोई स्कूल नहीं था। बाबा जी ने उस दौर में इंटर स्कूल, हाई स्कूल हुआ करते थे, बल्कि तब एक हाई स्कूल अपनी ज़मीन में, खुद की ज़मीन में स्कूल बनवाया। और जब उसकी मान्यता में दिक्कत आई तो जो हमारा पुश्तैनी हक था जिंजोखर गांव में, वो जिंजोखर की ज़मीन करीबन 100-200 बीघे ज़मीन थी, वो ज़मीन उस स्कूल के नाम करी। और जब ज़मींदारा एवोल्यूशन एक्ट आया तो वो, क्योंकि स्कूल तो बोता नहीं था उस ज़मीन को, तो वो ज़मीन फिर सरकार ने एक्वायर कर ली और वो लोगों को बांट दी गई। तो उसके बॉन्ड सरकार ने इशू किए। वो आज भी हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी इंटर स्मारक कॉलेज है अरनावली का, उसमें आज भी वो बॉन्ड हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने उस ज़माने में, वो थॉट था उनका, उस तरीके से उन्होंने काम किया। उनके लिए पैसा, ज़मीन या जो
आर्थिक लाभ होता है वो कभी मायने उनकी नहीं प्रायोरिटी नहीं थी, कभी उन्होंने उस तरह से नहीं किया, ना उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरा परिवार क्या करेगा, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता था कि ठीक है परिवार के लिए जितनी ज़मीनें हैं, जो जो कुछ है वो अपने आप में पर्याप्त हैं, इतना ही होना चाहिए। क्योंकि समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है उसमें जो आर्थिक पैमाना है वो बड़ा स्पष्ट है कि जो अमीर हैं वो कितने होंगे, और जो अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है वो समाजवाद के सिद्धांत में बहुत स्पष्ट है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके बना हुआ था। तो वो जो करते थे इस तरीके से, उससे उनको जीवन में बहुत कुछ मिला। तो 58 में वो फिर एमएलसी हो गए। 58 में जब वो एमएलसी हुए तो एमएलसी रहते रहते जब 62 का चुनाव आया, क्योंकि एमएलसी तो 6 साल के लिए होता है, तो 62 के चुनाव में लोहिया जी ने कहा कि भाई भारती अब तुम्हें लोकसभा आना चाहिए। और उन्होंने पहली बार उन्हें मेरठ से लोकसभा का टिकट 1962 में दिया। और 1962 का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त चुनाव था। लोग बताते हैं कि बीबीसी लंदन तक ने उस चुनाव को कोट किया कि जो देश भर में जो चुनाव हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट चुनाव हैं उनमें से एक मेरठ को उन्होंने कहा। हाँ, क्योंकि जनरल शाहनवाज बहुत बड़ी फिगर थे, वो छोटे मोटे आदमी जनरल थे, बहुत बड़े आदमी थे, और काफ़ी साफ सुथरी भी छवि थी। पॉलिटिकली उनका कोई उस तरह का वो नहीं था, और कैबिनेट मंत्री थे, एंड बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से भी थे। और कांग्रेस पे उस समय कोई आर्थिक तंगी तो थी नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स पे, उन पे पैसा बहुत था। तो उस दौर में जब 62 का चुनाव हुआ और ये माना जा रहा था कि शायद जनरल शाहनवाज हार जाएंगे, वो चुनाव बाबा जी हार गए। 62 का चुनाव कितना अंतर रहा होगा, कुछ याद है? मेरे ख्याल से शायद 6 या 7 हज़ार वोटों से हारे थे। करीबी अंतर था, लेकिन हार गए थे। और उसमें भी एक किस्सा है कि क्या वजह रही, वो एक था, पर चलिए छोड़िए। तो वो चुनाव वो हारे 62 का, लेकिन निरंतर वो काम करते रहे और लोगों के बीच में रहे, और विधानसभा में उस तरीके के सवाल, किसानों के सवाल। दूसरा, अपोजिशन में रहते हुए हिंदी आंदोलन में जेल गए, तो निरंतर जो लोगों के साथ उनका संवाद था अक्रॉस दी मतलब पार्टी लाइंस भी जो उनका था वो बहुत गजब का था। कुछ राजनीति उस ज़माने की बहुत अलग होती थी, बहुत डिफरेंट होती थी। 67 का जब चुनाव हुआ उसमें बाबा जी एक किस्सा बताते हैं कि वो बागपत गए। बागपत से थिंक रघुवीर शास्त्री एमपी वो शायद चुनाव लड़ रहे थे सोशलिस्ट इनसे, और कांग्रेस के थे एक नेता, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े सज्जन व्यक्ति थे वो। बाबा जी कहते थे बड़ा शांत और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे। तो बाबा जी जब यहाँ से गए, उन्होंने कहा कि भाई भारती जी अपना समय निकाल के एक बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आ जाओ बागपत में। तो जब बाबा जी यहाँ से बस से गए, बस से उतरे, तो बाई चांस वो सामने मिल गए उनको। शर्मा थे वो, कोई मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं आता। तो उन्होंने कहा भाई भारती जी, शर्मा तो नहीं थे? हाँ, महेश शर्मा नहीं, महेश शर्मा तो बहुत बाद में। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई भारती जी आप यहाँ कैसे, आपका तो चुनाव वहाँ लग रहा है। तो बाबा जी उनसे हंस के बोले कि भाई आपको हराने आया हूँ अभी अभी। तो बोले कि आप मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। बोले भाई तुम्हारे सामने बस से उतरा हूँ, मेरे पे तो कोई ना गाड़ी ना कुछ। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया कि भाई हाँ, सबसे पहले तो ये कांग्रेस का झंडा हटाओ गाड़ी में से, और तेल देखो कितना है, और ये गाड़ी अब पूरे दिन भारती जी के साथ रहेगी, ये जहाँ जाए वहाँ इन्हें लेके जाओ। बोले भारती जी कोई बात नहीं, आप और बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो खैर मजाक की बात थी, उन्होंने गाड़ी भेज रखी थी, फिर वो उनकी गाड़ी से गए। तो बड़ी उस वक्त ये राजनीति नहीं थी जो आज की राजनीति हम देखते हैं। ये राजनीति, इससे गंदी राजनीतिक परिस्थितियाँ हो नहीं सकती। तो वो जब चुनाव लड़े 67 में, तो 62 के चुनाव का एक अनुभव था, ग्राउंड पे एक काम था, और कई चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत रिमार्केबल हैं, जो शायद लोगों को पता नहीं है। उनमें से एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मंजूर साहब किठौर से लड़ रहे थे, विधानसभा और लोकसभा दोनों साथ साथ थे। और कैंट से एक मेरठ में एक वो था ईटवेल करके रेस्टोरेंट हुआ करता था आबू लेन पे, उसके ओनर थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ शायद शफीकुर रहमान, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर उनके नाम के बारे में।
कि 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे। उधर खरकौदा से वो त्यागी जी लड़ रहे थे। तो मंजूर साहब के सामने एक गांव में ये बात आई कि भाई बड़ी वोट तो शाहनवाज को, एक मुस्लिम गांव, और छोटी वोट भाई मंजूर साहब हम आपको दे देंगे। मंजूर साहब ज़मीन के लीडर थे। आप क्रिटिसाइज किसी को कितना कर लें, लेकिन कुछ खूबियां तो होती है जब कोई एक नेता होता है। 5 बार एमएलए कोई नहीं बनता। तो बस वो अपना आपा खो गए और उन्होंने जो है बकना शुरू किया और बोले तुम्हारी किसी की वोट नहीं चाहिए और तुम डूब मरो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की। और साहब मंजूर साहब उसमें गुस्सा हो गए और वो छोड़ के अपना आ गए। एग्जैक्टली सेम काम उनके साथ हुआ जो ये E12 वाले थे। शहर के लोगों के बीच में जब बातें हुई तो उन्होंने विरोध नहीं करा लेकिन समर्थन भी नहीं करा, वो चुप रह गए। जैसे कि होता है ना कि कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा। जैसे मंजूर साहब ने तो विरोध कर दिया, बोले तुम्हारी वोट ही नहीं चाहिए, तुम दे देना, बड़ी भी और छोटी भी जिसे देनी। तो वो चुप रह गए। उसका मैसेज ये हुआ कि किठौर से तो मंजूर साहब ज़बरदस्त तरीके से जीते, क्योंकि हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी, सब ने अक्रॉस द लाइन उनको वोट किया। और जो एकमात्र सीट हम हारे उस टाइम पर बाबा जी के नीचे जो चुनाव उस वक्त जो एमएलए था वो कैंट का था, क्योंकि यहाँ वो चुनाव उनकी चुप्पी होने से वो हिंदू और मुसलमान हो गया। और बाबा जी जब एक वाकया बताते हैं कि काउंटिंग के समय बैठे हुए थे तो एक मुस्लिम गांव की जब वोट खुली तो उसमें एक गांव में शायद 6 या 7 ही वोट निकली कांग्रेस की। तो बाबा जी हंस के बोले उनसे कि जनरल साहब ये 7 हिंदू थे जो आपको वोट दे गए, मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दी। तो ये जो पकड़ थी उस पकड़ ने उन्हें जिताया, क्योंकि महाराज सिंह भारती कभी भी ना तो किसी धर्म से बने ना किसी जाति से बने। वो बने तो सिर्फ मानवता के आधार पर, समाजवाद के सिद्धांत पर, बराबरी पर, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, और अपने उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने अपने आचरण में उतारा। वो नेता जो अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं करता, वो नेता, उसकी राजनीति दूर तक जाती है। उस नेता की राजनीति छोटी नहीं होती। एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको जी। आज मैंने चौधरी महाराज सिंह भारती के बारे में फेसबुक पर कुछ लिखा जी। मुजफ्फरनगर से एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जिनकी उम्र मुझे लगता है शायद 80 के आसपास होगी, और इतिहास समाचार के नाम से उनके भी पिताजी ने शुरू किया था शायद वो अखबार। जी। वो अखबार निकालते हैं। उनका फ़ोन आया मेरे पास जी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल खुश हो गया आज महाराज सिंह भारती के बारे में किसी ने कुछ लिखा आज जी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अब नहीं हैं, ऐसे नेता पैदा होने बंद हो गए। और बहुत सारी बातें वो मुझे बताने लगे भारती जी के बारे में। उन्होंने कहा मैं मेरठ आता था, उनका घर फला जगह था, उनका दफ्तर फला जगह था। जी। वो यादें ताज़ा हो गई उनकी। ऐसे नेता अब क्यों नहीं पैदा होते हैं? डरते हैं लोग। अब नेता डरता है, डरपोक है, अकाउंटेबिलिटी से डरता है। मैं आपको बताऊं, बाबा जी जब एमपी थे, बतौर एमपी उन्होंने पूरे मेरठ शहर में ठिये बनाए हुए थे। और वो ठिये कैसे थे? जैसे घंटाघर पे कुंदन चाय वाला, जैसे बनियापाड़ा में, मोरीपाड़ा में सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर पुराने टाइम पे वहाँ उनका दफ्तर हुआ करता था। इसी तरह के 4-5 पॉइंट्स थे, उनमें दिन तय थे कि बुध में यहाँ, बृहस्पति में वहाँ, शुक्र में वहाँ, या हफ्ते महीने के पहले इतवार में वहाँ। और वहाँ लोगों को, शहर के लोगों को ये पता होता था कि भाई अगर आपको अपने सांसद से मिलना है, एमपी से मिलना है, तो वो वहाँ मिलेंगे। उन्हीं लोगों के बीच में, उन रिक्शा वालों के बीच में, मजदूरी करने वालों के बीच में बैठ के चाय पीना और उनके साथ बात करनी, ये आज की तारीख में असंभव सी कल्पना है। ये कल्पना है। कोई सांसद आज की तारीख में ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, क्योंकि वो डरता है। बैठेगा लोगों के बीच में तो लोग सवाल करेंगे, बैठेगा लोगों के बीच में तो लोग अपनी परेशानियां बताएंगे। और आज के जो राजनेता हैं,
चाहे विधायक हैं चाहे वो एमपी हैं, वो जवाबदेही से डरते हैं। इसलिए उन्होंने वो सब दरवाजे बंद कर दिए जो जवाबदेही तय करते हैं। तो वो अब अपने आप को बंद कमरों में बैठ के और किसी की तेहरामी में जाने को वो राजनीति समझ बैठे हैं। राजनीति ये नहीं है। राजनीति वो थी जो चौधरी महाराज सिंह भारती जैसे लोग करते थे। उस जमाने के बहुत सारे नेता ऐसे। अगर समाजवादी लोग ये कहते थे कि परिवारवाद के सिद्धांत के हम खिलाफ हैं, तो वो खिलाफ थे। हालांकि अगर आज की तारीख में आप देखें डॉक्टर साहब, तो क्या मिला उन्हें? वो लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके यहाँ अजीत सिंह जैसे लोग जाते हैं, उनके यहाँ जयंत चौधरी जैसे लोग जाते हैं, मायावती जैसे नेता जाते हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जैसे नेता जाते हैं, जो आपराधिक छवि के नेता हैं। लेकिन क्या वो महाराज सिंह भारती के आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो सैद्धांतिक नेता थे, वो असूलों के नेता थे। अगर अजीत सिंह ने कुछ गलत कहा तो डंके की चोट पे उनको कहा कि तुम गलत कर रहे हो। अभी हाल ही में जयंत चौधरी से आपको पता है, मतलब, लेकिन जब वो गए तो मैंने भी खुला पत्र लिखा, मैंने अपनी नाराज़गी खुले तौर पे मंच की, और आज तक मैंने उसके बाद से उस चीज़ को मेंटेन किया कि भाई हम सैद्धांतिक रूप से उस चीज़ के खिलाफ हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, इसने राजनीति को सिर्फ आर्थिक नफ़े नुकसान से जोड़ दिया। सामाजिक सरोकार अब राजनेताओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समाज, आपका वर्ग, जिस तबके की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसकी दुख तकलीफ क्या है, उसकी परेशानियां क्या है। वो भाग रहा है, वो डरपोक है। वो जो महाराज सिंह भारती के काल के जो नेता हैं, वो योद्धा थे। वो निर्भीक होकर राजनीति करते थे, अपनी जवाबदेही को खुद तय करते थे कि हाँ, ये मेरी जवाबदेही है। एक और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको उनका एग्जाम्पल दूं कि किस तरीके की राजनीति होती थी। 70 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। 70 आई थिंक दिसंबर में भंग हो गई थी, और उसके बाद जब दोबारा से गठन होने की स्थिति आई सरकार की, नहीं उससे पहले मेरे ख्याल से, हाँ, दिसंबर से पहले सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार संकट में आ गई थी, अल्पमत में, और लोहिया जी की मृत्यु हो चुकी थी 67 में। 67 में हुई, 68 में हुई, 67 में लोहिया जी की डेथ हो गई, और समाजवादी पार्टी काफ़ी बिखराव के दौर से जा रही थी। काफ़ी लोग उस वक्त कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे, और बाबा जी को भी कांग्रेस पार्टी में जाना था। तय हो गया था कि वो भी कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का सीधा ऑफर था कि भाई आप जो मिनिस्ट्री चाहें या जिस तरीके पोर्टफोलियो पे आप चाहें आप ज्वाइन करें। तो वो महाराज सिंह भारती थे जिन्होंने मना करा। उन्होंने कहा नहीं, मेरठ की जनता ने मुझे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ाया है, ये वैचारिक लड़ाई। अगर मैं कांग्रेस की नीतियों से सहमत हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे, मैं लोगों के बीच में कांग्रेस की नीति को लेकर जाऊंगा, और अगर लोगों को मेरे को कांग्रेस की नीति के साथ वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं लोकसभा आऊंगा। और उन्होंने कोई भी पोर्टफोलियो लेने से मना कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्तिगत स्थिति बनी कि हाउस का आखिरी दिन था और उनको, वो जा रहे थे तो एक कार ने टक्कर मारी उनको, उनका चोट लगी, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, और इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी उनको लिख के भेज दी, पर्सनल विजिट नहीं करी। जाट आदमी था, उखड़ गया बोले तो अब मुझे राजनीति नहीं करनी। कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स लोकसभा में उस टाइम पे हुए, रिश्वत के उन्होंने देखे कि किस तरीके से चाय के टेंडर में वो एक मंत्री को, किसी ठेकेदार को डांटते हुए उन्होंने देखा, तो उनका कहीं ना कहीं उस राजनीति से मोह भंग हुआ, और वो राजनीति दिल्ली छोड़कर गांव वापस आ गए। इंदिरा गांधी ने उन्हें FCI का चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। केंद्रीय मंत्री का पद है, कैबिनेट मंत्री का, वो नहीं गए। एक साउथ के MP थे, वो हमारे यहाँ घर आए। उन्होंने बाबा जी को काफ़ी मनाने की कोशिश की, उनको कहा कि नहीं भाई आप
एक बार मैडम से मिल लो, एक बार आप आ जाओ। और कैबिनेट मंत्री का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आप एफसीआई के चेयरमैन के तौर पे आप ज्वाइन कर लो। डॉक्टर साहब 6 महीने वैकेंट रही वो सीट, बाबा जी ने जाके ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद 72 में उन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ के वो पूरी तरह से जो अर्जक संघ 68 में उन्होंने स्थापित किया था, उस पूरे अर्जक आंदोलन में, और शोषित समाज दल एक पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में जो जगदेव प्रसाद थे और रामस्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती, तो इन्होंने सब ने मिल के शोषित समाज दल का एक गठन किया, पॉलिटिकल पार्टी अपनी फ्लोट की। और फिर ये पूरा अपना अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों तक ये उसी एरिया में, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उस एरिया में इन्होंने अपना जो सामाजिक न्याय की जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़े और ईमानदारी से लड़े। कभी कोई उस लड़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। धोखे हुए, बहुत सारे धोखे हुए। काशीराम जी ने अर्जक संघ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया एक टाइम पर। मान्यवर से ये तय हुआ था कि अर्जक संघ और शोषित समाज दल एक साथ होके और BS4 मिलके इस काम को करेंगे, लेकिन बाद में मान्यवर ने जो है वो बसपा लॉन्च की। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जितने लोग जीत के आए, उसमें ज़्यादातर लोग अर्जक संघ के कैडर के लोग थे। मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि धोखा तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब, लेकिन ये एक राजनीतिक उनका एक निर्णय रहा जिससे अर्जक संघ को नुकसान हुआ। क्योंकि जो कैडर हमने तैयार किया था उस टाइम पे अर्जक संघ का, वो जब छोड़ के गया तो एक कमज़ोरी संगठन में आई। और उसके बाद काफ़ी परेशानियां अर्जक संघ को, अगर मैं कहूँ तो संगठन के तौर पर आज भी हैं। वैचारिक कमज़ोरियाँ भी आई हैं। कहीं ना कहीं एक जातिगत एक ठप्पा भी उस पर लग गया, क्योंकि जो मौजूदा अर्जक संघ को चलाने वाले लोग हैं, कमज़ोर नेतृत्व है, वो उस तरीके से उतने ताकतवर नहीं है या उतने मजबूत नहीं है जैसे महाराज सिंह भारती या रामस्वरूप वर्मा थे। तो खैर ये एक अलग विषय हो गया। तो महाराज सिंह भारती जो 67 में जीते, वो चमत्कार नहीं था, वो एक लंबी राजनीति का वो हिस्सा था जो निकल के आया, जिसने उनको वो समर्थन दिया जो आज भी, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो मेरठ लोकसभा आज भी जाटों की नहीं है, ना पहले कभी थी, ना आज। कोई फैक्टर ही नहीं था, कोई जाति का फैक्टर नहीं है ना। तो तब भी वो जातिगत आंकड़े तब भी लगते थे, उस दौर में भी लगते थे। तभी तो चौधरी चरण सिंह हमेशा बागपत और मुजफ्फरनगर से लड़े, वरना कहीं और से लड़ सकते थे जो जाट बहुल क्षेत्र नहीं था। तो ऐसा नहीं कि राजनीति पहले जातिगत नहीं होती थी, जब भी होती थी, लेकिन कभी कभी कोई नेता जाति और धर्म से ऊपर लोगों से कनेक्ट करता है। ऐसा नेता चौधरी महाराज सिंह भारती थे। जहाँ अच्छा, एक बार ये किस्सा ये भी है, आप ही बताएंगे कितना सही है जी, कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, हाँ, तो मेरे लिए मौन ना रखा जाए। पार्लियामेंट तो बड़ी कमाल की है उनकी। अगर आप उनके संसदीय उसको देखें तो 67 से 70, तो एक तो उनके असूल बड़े अजीब थे। उनको MP की पेंशन मिलनी थी, मना कर दी, बोले मैं तो अकेला आदमी हूँ, MLC की जो मुझे पेंशन मिलती है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो उन्होंने कभी भी लोकसभा की MP की पेंशन या कोई उस तरह की जो सुविधाएं हैं उन्होंने अपने जीवन में नहीं दी। और आज तो लोग 3-3, 4-4 सदस्य की पेंशन लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसे बहुत लोग होंगे, आप देखना, हो सकता है कुछ तो महानुभाव आपके यहाँ कमेंट भी कर दें कि पागल था। हमें, हमारे मुंह पे बहुत से लोग इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं, बोले यार क्या करा उन्होंने, घर के लिए कुछ नहीं करा, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। होंगे समाज, वो हमेशा गांव में रहे, शहर में घर नहीं बनाया उन्होंने। नहीं, शहर में उनका एक घर था जो किराए पे उन्होंने वो ताउन रहे। और उनका बेसिकली जो मैं कहूँ कि जो उनकी पॉलिटिकल, अगर मैं उस बात को करूँ कि लोकसभा में महाराज सिंह भारती कैसे थे, लोगों को नहीं पता कि किस तरीके के थे। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। उनके कुछ प्रस्ताव हैं जो उन्होंने लोकसभा में दिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोकसभा के आर्काइव से उनके दस्तावेज मुझे मिल जाएं, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहे।
बड़ा मुश्किल काम है। मैंने इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी की थी, एक बड़े नेता से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप निकलवा दें, तो वो बोले बड़ा मुश्किल टेढ़ा काम है। बट मैं फिर भी लग रहा हूँ उसमें कि मेरे को कहीं से कुछ डॉक्यूमेंटेड भी मिल जाए। बट जिन चीज़ों को मैंने सुना है, मैं उनके आधार पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो टिहरी डैम परियोजना, ये चौधरी महाराज सिंह भारती का ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने पर्सनल एक प्रस्ताव रखा एक एमपी के तौर पर। और उस ज़माने में जो इरिगेशन और ये जो डैम, जो वाटर रिसोर्स के जो मंत्री थे, वो बहुत बड़ा नाम है, केएल राव, साउथ के, बहुत बड़ा नाम है, और वो जाने जाते हैं, और वो पेशे से इंजीनियर थे, वो मंत्री थे उस वक्त। तो उन्होंने वो एक प्रस्ताव रखा कि इस तरीके से दो पहाड़ियों के बीच में अगर हम एक डैम करें तो कितनी बिजली, कितना पानी, कितना एरिया की आपाशी इसमें हो सकती है, और किस तरीके से नदियों को हम जोड़ के एक दूसरे से, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं उससे पानी को हटा के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें भेज सकते हैं। तो नदियों की कनेक्टिविटी और टिहरी डैम, ये एक उन्होंने प्रस्ताव दिया। और जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रस्ताव देता है तो उसमें मंत्री को जवाब देना होता है। तो केएल राव साहब ने उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि भारती जी, आपने जो आंकड़े हमें दिए हैं सरकार ने, अगर सरकार, भारत सरकार इस आंकड़े को इकट्ठा करती तो लाखों रुपए और समय और टाइम लगता। और मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत इस प्रस्ताव पे की होगी, लेकिन आप विपक्ष के एमपी हैं, तो लिहाजा मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे शायद। इस बात पे इंदिरा गांधी काफ़ी उनसे नाराज़ हुई। उन्होंने उनको काफ़ी उसके बारे में कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता लोकसभा में जवाब देने का। तो कहते हैं केएल राव साहब ने कहा कि मैडम, मैं कहा तो सही है और कई सारी जो कमेटीज थी, जैसे एटॉमिक पावर की जो कमेटी थी, उसके बाबा जी मेंबर थे। और मशहूर था कि अगर इंदिरा गांधी जी को ये पता लग गया कि आज महाराज सिंह भारती मीटिंग में आ रहे हैं, तो कभी भी भावा के बगैर वो उस मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उनके सवालों के जवाब वही दे सकते थे। बाबा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती ने इतना पढ़ा है, मेरे जीवन में कोई दूसरा आदमी नहीं आया जो इतना पढ़ा हो। कहने के लिए वो 10वीं पास थे, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी पढ़ने की लगन, सीखने की लगन। 16 किताबें लिखी हुई, लगभग 24 किताबें, 24 छोटी बड़ी 24 किताबें। तो वो एक प्रस्ताव उन्होंने दिया, जो बाद में फिर सरकार टिहरी डैम के तौर पे लेके आई। इसके अलावा उस दौर में भी एक नारा बड़ा मशहूर था जनसंघियों का, कि देश धर्म का नारा है, गौ हमारी माता है। तो बाबा जी ने लोकसभा में कहा कि भाई, आजकल जगह जगह दीवारों पे ये नारा मिलता है देखने को, हमें कोई एतराज़ नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि इस देश को दूध और मांस तो भैंस भी देती है, तो भैंस को चाची, मौसी, ताई, फूफी कुछ तो मान लो। तो यहाँ से उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी जो स्पीच है वो शुरू की। और बफेलो डेवलपमेंट बोर्ड उसके बाद गठित हुआ, और आज भी हिसार में वो है संस्था जिसके ऊपर सरकार ने काम किया, और बफेलो डेवलपमेंट बोर्ड बना। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रस्ताव दिया था, और वो था धर्म की आज़ादी। उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव दिया, एक प्राइवेट प्रस्ताव, कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को 18 साल की उम्र तक सभी धर्मों की शिक्षा दी जाए, और 18 साल का जब वो हो जाए वयस्क, तब उसे ये राइट हो कि जो धर्म वो चाहे उसे चुन ले। और बहुत कंट्रोवर्सी उस पर हुई, बड़ा बवाल पार्लियामेंट में मचा, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों को लगा कि भाई ये तो गलत बात हो गई, और ऐसे तो धर्म चलेंगे नहीं। तो उसमें रिस्पांस भी होता है जब आप प्रस्ताव देते हैं। तो बाबा जी ने फिर उसमें पार्लियामेंट में कहा कि मेरे इस प्रस्ताव का यही मकसद था कि मैं जानना चाहता था कि आप लोगों के धर्म कितने मजबूत हैं, कि पढ़ने लिखने के बाद क्या उन धर्मों को कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और ये समझ में आ गया, क्योंकि आप पैदा होके किसी ऊपर धर्म थोप देते हैं, इसलिए आपके धर्म चल रहे हैं। अगर कोई पढ़ लिख के आपके धर्मों को अपनाएगा तो किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो एथीस्ट है, जो नास्तिकवाद है, वो पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक समूह है एथीस्टों का।
और ये बाबा जी ने उस दौर में पार्लियामेंट में कहा। और जो आपने शुरू में आपने वो चर्चा की कि लोकसभा में उन्होंने कहा, वो उन्होंने वसीयत लिखी अपनी एक, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा कि भाई मेरा कोई लौकिक परिवार नहीं है, बेटा बहू बेटियां, उन सबको उन्होंने कहा कि मैं ये मेरी चल अचल संपत्ति के को मैं इनको नहीं देके जा रहा हूँ। बस वो उन्होंने मेरा जो कोई भी परिवार है वो अर्जक परिवार है। जो किताबें उन्होंने लिखी वो भी उन्होंने उन्हीं को समर्पित की, और उसी में उन्होंने लिखा विधानसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष को कि मेरी मृत्यु के बाद विधानसभा में और लोकसभा में शोक प्रस्ताव आएगा, और जब शोक प्रस्ताव पढ़ा जाए तो मेरा आग्रह है कि मुझे स्वर्गीय ना कहा जाए, क्योंकि पूरे जीवन जिस स्वर्ग और नर्क की कल्पना को हम नकारते आए हैं, मरने के बाद अगर कोई मुझे स्वर्गीय कहेगा तो ये मेरे जीवन के संघर्ष का अपमान होगा, क्योंकि मैं कभी भी स्वर्ग और नर्क को नहीं मानता, और मैंने जीवन भर इस चीज़ का, इस कल्पना का विरोध किया है, तो मुझे स्वर्गीय ना कहा जाए। तो ये उन्होंने लिख के पार्लियामेंट को दिया। तो ये छोटी बात नहीं है। आज के नेताओं में ये हिम्मत नहीं है। आज के लोगों के अंदर वो जो मानते भी हैं ना, वो छुप छुप के मानते हैं। उनको लगता है वोट कट जाएंगी, लोग मुझे वोट नहीं देंगे, मेरे घर पे कुछ हो जाएगा। तो जो ये डर है, ये जो कायरता आ गई है नेताओं में, इसने बहुत नुकसान समाज को दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सहमति होनी चाहिए हर बात से। मेरे चौधरी महाराज सिंह भारती की बातों से बहुत लोग असहमत होंगे, बहुत लोग असहमत होंगे, ये उनका अधिकार है असहमत होने का। लेकिन वो लोग जो सहमत हैं, कम से कम उनको अपनी सहमति डर के मारे वो छुपा जाए, चुप हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो राजनेता है, कम से कम उसको तो अपने विचार को के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। महाराज सिंह भारती का पूरा जीवन सिर्फ विचारों की ईमानदारी पे आधारित है, कि वो जो मानते थे वो करते थे, उसके उदाहरण रखते थे। जैसे मैंने कहा कि वो मानते थे कि बेटी कोई वस्तु नहीं जिसे दान कर दिया जाए। वो इस कुप्रथा के खिलाफ है कि कन्या का दान हो। किस बात का दान? तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी में कन्यादान नहीं करा। वो दिखावे के, आडंबर के और विलासिता के खिलाफ थे। तो एमपी रहते हुए जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करी तो वो 5 लोगों की शादी करी, क्योंकि वो एक नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझ के उस चीज को करा करते थे। अगर वो पाखंड के खिलाफ थे तो उन्होंने वो दर्शन अपने बच्चों में भी दिया। मेरी दोनों बुआ हमारी मतलब उस तरह की हैं कि वो भी पूजा पाठ और उन सब चीज़ों में नहीं। अब तो एक बुआ तो मेरी नहीं रही, कोविड में वो चली गई थी। और मेरे पिताजी नास्तिक रहे, उन्होंने कभी ईश्वर को नहीं माना। हम विज्ञान को मानते हैं, एग्नोस्टिक आप हमें कह सकते हैं कि हम वैज्ञानिक के आधार पर जो सच है हम उस सच को मानते हैं। मैं खुद अब नास्तिक हूँ, घोषित नास्तिक हूँ। मैंने अपनी फेसबुक पे भी लिखा हुआ है कि मैं एक नास्तिक हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे नास्तिक हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सच्चाई है कि मेरी दादी ईश्वर को मानती थी, मेरी माँ ईश्वर को मानती है, मेरी पत्नी ईश्वर को मानती है। हो सकता है मेरे बच्चों के जो जीवन साथी आए वो भी ईश्वर को माने। तो ये जो एक हम लोगों ने एक अजीब सा एक टकराव कर दिया है कि या तो मेरी मानो नहीं तो मैं तुमसे लड़ूंगा, या तो मेरी मानो नहीं तो तुम बुरे हो। परिवार के भीतर लोकतंत्र है आपके? ये नहीं, लोकतंत्र नहीं, ये जरूरत है। आप जियोगे कैसे वरना? कोई एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं? एक साथ रहना किसे कहते हैं? वो यही तो है। मैं अपनी पत्नी को तर्क के आधार पे ये कोशिश करूंगा कि वो पाखंड ना करे। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी ने वो करवा चौथ का व्रत रख लिया। अब नई नई शादी थी तो हमने बड़े प्यार से समझाया। हमने कहा भाई ये काम मत करो, ये तो कुछ नहीं है। तो पहला साल था तो हमने प्यार से समझाया। अगली साल जब आया हमने फिर उसको समझाया। हमने कहा यार एक बार रिस्क लेके देख लो। तो 2 साल तो करवा चौथ मनी। तीसरे साल मैंने कहा यार एक रिस्क लेके देख ले, क्या पता मैं जिंदा रह जाऊं। तो उसको लगा कि भाई ये तो हर बार यही करते हैं। तो बोली अच्छा तो ठीक है, अब तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं मना। मैंने कहा नहीं, बात पसंद की नहीं है, बात ये है कि आप जिस चीज़ को मानते हो उसके पीछे का तर्क क्या है, विज्ञान क्या है, आधार क्या है। अगर
करवा चौथ के व्रत से ही कोई जीवित रह सकता है, तो पूरी दुनिया की औरतों को रखना चाहिए। ईश्वर तो एक ही है ना, पूरी दुनिया तो एक ही ईश्वर ने बनाई है, नाम अलग अलग है, सिद्धांत तो एक ही होना चाहिए ना पूरी दुनिया में। तर्क के आधार पर अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ पाखंड है तो छोड़ दो, अगर लगता है कि नहीं है तो मत छोड़ो। खैर उन्होंने छोड़ दिया, तो आज मेरे यहाँ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं होता, मेरे यहाँ कोई उस तरह के पाखंड नहीं होते। मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई, तो मेरे दादा की जब मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु हुई, तो हमने शोक सभा का आयोजन किया। उनका समाज में क्या, जीवन में क्या क्या योगदान था, उसको हमने याद किया। तो कुल मिला के ईमानदारी अपने खुद के लिए होती है। अगर आप अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में वो ईमानदारी नहीं ले रहे, तो फिर वो बेईमानी है, और फिर आप एक अच्छे ना राजनेता हैं ना अच्छे व्यक्ति। अगर आप मानते हैं किसी चीज़ को, खुल के मानिए। मैं ये नहीं कहता कि हम जो कह रहे हैं आप उसको मानोगे तो ही अच्छे होंगे। विचारों में भिन्नता होना, लोगों की अलग अलग चीज़ों में आस्थाएं होना अगर सही है, तो मेरी भी ये एक आस्था है, मेरा भी एक विचार है। आस्था तो खैर मेरी हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं आस्थावान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये बिलीफ है। जावेद अख्तर इसमें बड़ा अच्छा, उनके कई सारे कंटेंट हैं, आप देखेंगे फेथ एंड बिलीफ के ऊपर, एंड आई 100% एग्री विद हिम कि बिलीफ जो है वो अलग चीज़ है, फेथ एक अलग चीज़ है। तो हम फेथ में नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को। और भारती जी का पूरा जीवन, जो उनका जीवन का संघर्ष रहा, वो समाज में उस अंधकार को दूर करने का संघर्ष रहा। और रविंद्र भाई, मैं ये मानता हूँ कि आज ये देश जिस अंधेरे काल में जी रहा है, धार्मिक अंधेरा, अंधकार जो इस वक्त देश में है, पाखंड, बल्कि धार्मिक भी क्या, जो पाखंड का अंधकार इस वक्त देश में है, आने वाले इतिहास में ये पाखंड दूर होगा। विज्ञान की रोशनी इसे खा जाएगी, इस अंधेरे को, और तब लोग महाराज सिंह भारती के संघर्ष को याद करेंगे। तब लोगों को पता लगेगा कि अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले या 100 साल पहले, उस दौर में जब अंधेरा अपने चरम पे था, तो विज्ञान की एक लॉ को लेके कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन का संघर्ष किया और पूरा जीवन उस लॉ को जीवित रखा, और ना सिर्फ जीवित रखा, सैकड़ों लाखों लोगों को वो लॉ दी कि तुम भी लड़ो इस अंधेरे से, और एक दिन ये लड़ाई हम जीतेंगे। क्योंकि पाखंड से आप सिर्फ देश का नुकसान कर सकते हैं, आप खराब कर सकते हैं, आप मानवता को उभार नहीं सकते। पूरी दुनिया का उदाहरण है, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ जो जो देश वैज्ञानिक आधार पर आगे गए, वो देश आज तरक्की कर रहे हैं। वहाँ आज ह्यूमन इंडेक्स अच्छा है, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है, क्राइम नीचे है। और जो मुल्क धार्मिक आधार पे आगे गए, वहाँ क्रूरता है, वहाँ आतंकवाद है, वहाँ मानवता नहीं है, वहाँ मुफलिसी है, गरीबी है, गुर्बत है। तो अगर इस देश के नेताओं को, इस देश के लोगों को आने वाले टाइम में, भविष्य में भारत को एक बेहतर, एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, एक तरक्कीशुदा राष्ट्र बनाना है, तो चाहे या ना चाहे विज्ञान की अलग को जगाना पड़ेगा, जिसे महाराज सिंह भारती लेके चले। उसी लिए आज भी हम अर्जक संघ में आज के दिन को विज्ञान दिवस के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और वो त्यौहार पूरे देश में जो अर्जक संघ के लोग हैं वो मनाएंगे। तो दोस्तों, विज्ञान दिवस पर आपने चौधरी महाराज सिंह भारती के बारे में बहुत सारी बातें मनीष भारती जी से सुनी। किसी एक पॉडकास्ट में चौधरी महाराज सिंह भारती के जीवन को, उनके कामों को समेटना संभव नहीं है, नामुमकिन है। मुझे लगता है इस पर और बहुत सारी चर्चा की जरूरत है। हम भविष्य में फिर आपको इनवाइट करेंगे, और अच्छा हम चर्चा करेंगे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन पर बात करें, अलग अलग किताबों पर हम बात करने की, और उनकी जो विदेश यात्रा है वो अपने आप में एक पूरा एक एपिसोड है। हाँ, किस तरीके से उन्होंने क्या किया और कैसे दुनिया जहान को उनको समझा, 16 मुल्कों से क्या वो लेके आए और क्या उन्होंने लोगों को दिया उसके। बिल्कुल, तो हम आपको फिर इस पर कष्ट देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी शानदार बातें जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा रिलीवेंट हैं और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। जब भारती जी समाज में काम कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, तब से ज़्यादा आज उनकी प्रासंगिकता इस समाज में है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई कि आपने मुझे मौका दिया
कि मैं उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करूं जो मुझे मेरे पुरखों ने दी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चर्चा कैसी लगी। आपके जहन में भी बहुत सारी यादें आपके बुजुर्गों के जहन में हो सकती हैं कि महाराज सिंह भारती के बारे में वो जानते हों, उनके कुछ किस्से उनको याद पड़ते हों, जैसा मैंने गोविंद सिंह जी का बताया, गोविंद वर्मा जी का। तो ऐसे कुछ किस्से ज़रूर आपके पास भी होंगे, उनको साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।